Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज हम जिस विषय की गहन चर्चा करने वाले हैं वो हम सबके जीवन का इतना बुनियादी हिस्सा है कि अक्सर हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो आज हमारी टेबल पर मंजिल विद अंसारी चैनल के नोट्स और उनकी बहुत ही शानदार स्लाइड्स का एक दिलचस्प संकलन मौजूद है। इसका विषय है हिंदी संख्याएं 1 से 100 तक। पहली नज़र में ये सुनकर किसी को भी शायद स्कूल के दिनों की और उस चौक वाले ब्लैक बोर्ड की याद आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन आज का हमारा ये मिशन सिर्फ रट कर गिनती याद करने के बारे में एकदम नहीं है। हमारा असली उद्देश्य इन संख्याओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक पैटर्न और उनके विशाल ऐतिहासिक महत्व को समझना है। और साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय के उन कड़े नियमों और छोटी छोटी वर्तनी यानी स्पेलिंग की गलतियों को खोजना भी है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे KVS PRT और TET में है ना। हाँ बिल्कुल, जो इन परीक्षाओं में बेहतरीन तैयारी करने वालों को भी चकमा दे देती हैं। सही कहा। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये विषय वाकई कई परतों वाला है। इस चर्चा की गहराई को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदी गिनती केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने वाले गणित के सवालों तक सीमित नहीं है। हाँ, वो तो है। ये हमारे दैनिक जीवन के लेन देन, समय देखने के तरीके और हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत का मूल आधार है। यहाँ तक कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के कठिन सवाल आते हैं, उनमें भी इन संख्यात्मक पैटर्न्स का सीधा उपयोग होता है। मतलब ये सिर्फ गणित नहीं है? बिल्कुल नहीं। खासकर उन शिक्षकों के लिए जो ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में काम करते हैं, उनके लिए ये महज एक विषय नहीं है, बल्कि संचार का एक बेहद अनिवार्य कौशल है। और इसके बिना प्राथमिक कक्षा के छात्रों को बुनियादी नियम समझाना लगभग असंभव ही है। एकदम सही। तो जब इन नोट्स में दिए गए इतिहास के हिस्से को पढ़ा जाता है तो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली इस गिनती का सफर बहुत ही विशाल महसूस होता है। आर्यभट्ट द्वारा शून्य यानी 0 के आविष्कार का जिक्र तो अक्सर होता ही है। हाँ, और KVS जैसी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान खंड में ये एक बेहद पसंदीदा प्रश्न भी है कि शून्य का आविष्कार किसने किया। बिल्कुल, लेकिन इस एक अकेले अंक का प्रभाव शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये स्पष्ट होता है कि शून्य केवल एक अंक नहीं, बल्कि गणित की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति थी। शून्य और उसके स्थानीय मान यानी जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, उसके बिना उन्नत गणित, बड़ी संख्याओं या दशमलवों की कल्पना करना ही असंभव था। प्राचीन काल में भारत में संख्याओं को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था ना। हाँ, और समय के साथ उसी ब्राह्मी लिपि के आधार पर हमारे आधुनिक देवनागरी अंकों का विकास हुआ। और मजेदार बात यह है कि ये ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अरब व्यापारियों के जरिए? बिल्कुल, जब वे व्यापार के लिए भारत आए तो वे इस शानदार भारतीय अंक प्रणाली से इतने प्रभावित हुए कि इसे अपने साथ मध्य पूर्व तक ले गए। और शायद इसीलिए उन्होंने इस नई प्रणाली को हिंसा नाम दिया, जिसका अर्थ ही है हिंद यानी भारत से आया हुआ। एकदम सही कहा आपने। और बाद में मध्य पूर्व से होते हुए यही प्रणाली पूरी पश्चिमी दुनिया में पहुंची, जिसे आज हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के रूप में जानते हैं। ये बहुत ही कमाल का सफर है। यहाँ तक कि आज का जो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान है, जिसका पूरा बाइनरी सिस्टम केवल 0 और 1 पर आधारित है, उसकी जड़ें भी इसी प्राचीन आविष्कार से जुड़ी हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है कि कैसे एक प्राचीन भारतीय खोज आज की डिजिटल दुनिया चला रही है। इसी ऐतिहासिक सफर से जुड़ा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का एक बहुत ही शानदार जो पॉलिटी ट्रिक है, वो भी इन नोट्स में दिया गया है। हाँ, वो नियम परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। नियम ये कहता है कि भले ही हम हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब संघ के आधिकारिक सरकारी कार्यों की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय अंकों यानी 1 2 3 का उपयोग करना ही अनिवार्य है। और वहीं दूसरी ओर देवनागरी अंकों का प्रयोग मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों और पंचांगों तक सीमित रखा गया है। ये सरकारी दस्तावेजों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक बहुत ही व्यावहारिक संतुलन है। तो अब अगर इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से निकलकर हम 1 से 100 तक के असली सफर पर चलें, तो शुरुआत 1 से 10 तक के बुनियादी अंकों से होती है। बिल्कुल, ये देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनमें भी वर्तनी के कड़े नियम छुपे हैं। उदाहरण के तौर पर 5 को ही ले लीजिए।
हाँ, प्रतियोगी परीक्षा में 5 लिखते समय हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए, केवल बिंदु का नहीं। चंद्रबिंदु ना लगाना एक बहुत ही आम गलती मानी जाती है। और संख्या 6 के लिए भी तो नियम है। निदेशालय द्वारा 6 और 6 दोनों को ही मानक और शुद्ध माना गया है। अच्छा, और आगे बढ़ते हुए जब दहाई की शुरुआत होती है, यानी 11 से 20 की श्रृंखला आती है, तो उच्चारण और वर्तनी की बारीकियां थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। जैसे 11 लिखते समय हमेशा आधा ग आता है, और 18 में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें ट नहीं बल्कि ठ का प्रयोग होता है। हाँ, कई बार लोग जल्दबाजी में इसे 18 पढ़ लेते हैं, जो गलत है। लेकिन इन नोट्स को पढ़ते हुए जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वो थी 19 की संख्या और उसका नियम। अरे हाँ, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हिंदी गिनती में उन उपसर्ग का एक बहुत ही विशेष अर्थ होता है। उन मतलब? उनका मतलब होता है एक कम। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, बल्कि एक मास्टर ट्रिक है, एक तार्किक पैटर्न है। इसलिए जब 19 कहा जाता है तो इसका सीधा मतलब है 20 में एक कम। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, बल्कि संख्या के अंदर ही गणित का एक छोटा सा फॉर्मूला छिपा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उनका नियम पूरी गिनती में लगातार काम करता है। यही नियम 29 यानी 30 में एक कम और 39 पर लागू होता है। और 49, 59 पर भी? बिल्कुल। प्राथमिक कक्षाओं में अगर इस नियम को एक बार तार्किक रूप से समझा दिया जाए तो बच्चों को गिनती रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पैटर्न दिमाग में बैठ जाए तो गिनती भूलना सच में मुश्किल है। इसके बाद जब 21 से 30 के बीच का सफर तय होता है तो एक अलग ही ध्वनि पैटर्न सुनाई देता है, ईस का पैटर्न। हाँ, 21, 22, 23 इन सबके अंत में जो ईस की ध्वनि आती है वो दरअसल 20 की श्रृंखला की पहचान है। और फिर जब 30 की लाइन में हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही खास संख्या आती है, 36। इस संख्या से एक बहुत ही मशहूर मुहावरा जुड़ा है, 36 का आंकड़ा, जिसका अर्थ होता है घोर विरोध होना। एकदम सही। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुश्मनी दिखाने के लिए 36 का ही इस्तेमाल क्यों होता है, 35 या 37 क्यों नहीं? इसके पीछे का रहस्य देवनागरी लिपि की बनावट में छिपा है। बिल्कुल। अगर देवनागरी में 3 और 6 को ध्यान से देखा जाए तो वे दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में देखते हैं। उनकी पीठ एक दूसरे की तरफ होती है, ठीक वैसे ही जैसे दो नाराज लोग पीठ फेर कर खड़े हों। भाषा और लिपि के इस तरह के शानदार मेल बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारी भाषा ने अंकों की भौतिक बनावट को ही मुहावरे में बदल दिया। लेकिन अगर हम वापस प्रतियोगी परीक्षाओं के सख्त नजरिए पर आएं, तो 41 से 50 का बीच का जो हिस्सा है वो परीक्षार्थियों के लिए सबसे अधिक अशुद्धियों वाला वर्ग बन जाता है। हाँ, इसे एक बड़ा कंफ्यूजन जोन कहना गलत नहीं होगा। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। बिल्कुल। रोजमर्रा की बोलचाल में 44 को चुम्बालूस बोलना बहुत आम हो गया है, लेकिन जब परीक्षा की OMR शीट की बात आती है तो इसकी मानक वर्तनी 44 ही मानी जाती है। और 46 के साथ भी ऐसा ही होता है ना? हाँ, अक्सर इसे 46 लिख दिया जाता है, जबकि सही वर्तनी 46 है, जिसमें ल पर बड़ी ई की मात्रा आती है। एक छोटी सी मात्रा सीधे नंबर कटवा देती है। एक एक नंबर कितना कीमती होता है ये तो परीक्षा देने वाले समझ सकते हैं। इसी तरह 51 से 60 के बीच भी एक खास पैटर्न है, 1 और पन का पैटर्न। जैसे 51, 52। लेकिन यहाँ 53 पर आकर एक बड़ा ब्रेकर आता है। हाँ, परीक्षाओं में अक्सर 53 या 53 जैसे विकल्प देकर भ्रमित किया जाता है, जबकि नोट्स के अनुसार इसके एकदम शुद्ध वर्तनी 53 है। और अगर संख्याओं के सफर में सामान्य ज्ञान को जोड़ा जाए तो 56 सुनते ही 56 इंच का सीना याद आ जाता है। और 57 सुनते ही 1857 की क्रांति। 64 से मध्य प्रदेश का वो प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर याद आता है, जिसकी वास्तुकला ने पुरानी संसद के डिजाइन को प्रेरित किया था। संख्याएं किस तरह इतिहास को संजोकर रखती हैं, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी जगह है जिसे परीक्षा का सबसे खतरनाक मेगा ट्रैप कहा जा सकता है, जो 71 से 80 के बीच आता है। हाँ, स्रोत सामग्री के अनुसार लगभग 90% छात्र 79 और 89 की संख्याओं के बीच बुरी तरह भ्रमित होते हैं। वे अक्सर 79 को 89 मान लेते हैं। ये भ्रम सच में बहुत आम है। इसे सुलझाने का तरीका क्या है? इसे सुलझाने के लिए हमें वापस अपने उसी उन वाले मास्टर ट्रिक पर जाना होगा। 7 और 9 का उच्चारण है 79। यहाँ उन का मतलब है एक कम
और आसी ध्वनि करता है 80 की। यानी 80 से कम तो 79 हुआ 79। बिल्कुल। जबकि 89 एकदम अलग है, वह 90 से पहले आता है और उसे 89 कहा जाता है। इस एक अंतर को याद रखने से परीक्षाओं में कई अंक बचाए जा सकते हैं। 79 और 89 का ये अंतर सच में बहुत तार्किक है। आगे बढ़ते हुए जब 81 से 100 की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं तो 90 की श्रृंखला में एक नया पैटर्न आता है, वे का पैटर्न। जैसे 92, 93, 94 और अंत में आता है 99 और फिर 100, जिसे शतक भी कहते हैं। मजे की बात यह है कि इन अंतिम संख्याओं ने भी मुहावरों को बहुत समृद्ध किया है। जैसे 99 के फेर में पड़ना, जिसका अर्थ है लालच में फंस जाना। और 100 बात की एक बात, जिसका मतलब है निष्कर्ष निकालना। और निष्कर्ष की बात चली है तो संख्याओं के केवल नाम जानना ही काफी नहीं है, उनका गणितीय अनुप्रयोग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बड़ी गणनाएं की जाती हैं तो अल्पविराम यानी कॉमा लगाने के नियम बहुत मायने रखते हैं। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में ये तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, भारतीय प्रणाली 3-2-2-2 के नियम पर चलती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि दाईं ओर से गिनते हुए पहला कॉमा 3 अंकों के बाद सैकड़ा पर लगेगा, फिर अगला 2 अंकों के बाद 1000 और 10,000 पर, और फिर हर 2 अंकों के बाद। बिल्कुल सटीक। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बहुत सीधी है। उसमें हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, यानी 3-3-3 का नियम। वहाँ लाख या करोड़ नहीं होते, बल्कि मिलियन और बिलियन होते हैं। और परीक्षाओं में अक्सर संख्याओं को शब्दों में लिखने वाले सवाल आते हैं जो इसी कॉमा प्रणाली की गहरी समझ को जांचते हैं। इसके अलावा सम और विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट भी बहुत अहम है। सम संख्याएं वे हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 0, 2, 4, 6। और विषम संख्याएं वो हैं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है। यहाँ रीजनिंग का एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट यह है कि किन्हीं भी 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या ही होता है। जैसे 3 और 5 दोनों विषम हैं, लेकिन उनका जोड़ 8 एक सम संख्या है। ये छोटा सा तार्किक नियम परीक्षा में समय बचाने में बहुत मदद करता है। इसी तरह जब रैंक बताना हो तो ऑर्डिनल्स यानी क्रमवाचक संख्याओं का इस्तेमाल होता है। हाँ, इसका व्याकरण काफी सीधा है। 5 से आगे की लगभग सभी संख्याओं में वां प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे 5वां, 10वां। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। संख्या 6 के लिए छठवां नहीं बल्कि छठा का प्रयोग होता है। छोटी छोटी बातें ही मानक हिंदी की नींव बनाती हैं। और अब अगर गणित के उस हिस्से की बात की जाए जो दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, फ्रैक्शन। हाँ, पाव, आधा पौन, बाजार से लेकर रसोई तक यही सुना जाता है। 1/4 को पाव कहते हैं, आधे को आधा और 3/4 को पौन। इसे समय देखने के साथ जोड़ना सबसे तार्किक है। सवा का अर्थ होता है किसी पूर्ण संख्या में 0.25 जोड़ना। और साढ़े का अर्थ 0.50 जोड़ना। बिल्कुल। और पौने का अर्थ होता है अगली संख्या में से 0.25 कम करना। इसे घड़ी पर लागू करें तो एकदम साफ हो जाता है। 4:15 को 4:15 कहते हैं, 3:30 को 3:30, और जब 5:45 का समय होता है तो उसे 5:45 कहा जाता है। लेकिन यहाँ 2 ऐतिहासिक अपवाद हैं। 1:30 को 1:30 नहीं बल्कि 1:30 कहा जाता है, और 2:30 को 2:30 के बजाय 2:30 कहा जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने सारे नियम, वर्तनी का जाल, ये सब कोई कैसे याद रखे? इसका सबसे ठोस उपाय है मानकीकरण के नियमों को समझना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एक स्वर्ण नियम है। यदि गिनती लिखते समय बीच में आधे न या म की ध्वनि आती है तो मानक हिंदी में उसे अनुस्वार यानी केवल एक बिंदु से दर्शाना चाहिए। यानी अगर 15 लिखना हो तो आधा न लगाने के बजाय प के ऊपर बिंदु लगाकर 15 लिखना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह 35, 37 इन सब में बिंदु का प्रयोग ही मानक माना गया है। इससे अंक कटने का जोखिम 0 हो जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में खुद को अपडेट रखना भी जरूरी है। इन नोट्स में एनसीईआरटी के 2024-25 के नए सत्र का अपडेट है। हाँ, कक्षा 9 के गणित में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शामिल किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि बुनियादी गिनती की चर्चा में इन हाई स्कूल लेवल के बदलावों का क्या काम? इसका सीधा जवाब पैटर्न में छुपा है। एपी एक ऐसा अनुक्रम है जहां हर अगली संख्या एक निश्चित अंतर से बढ़ती है, जैसे सम संख्याएं या उनका नियम जहां हर बार 10 का अंतर आ रहा है। बिल्कुल।
शिक्षा प्रणाली अब बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं चाहती, बल्कि चाहती है कि वे पैटर्न पहचानें। इसीलिए शिक्षा अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की एक शानदार टिप है कि प्राथमिक स्तर पर गणित, तर्क, पैटर्न और व्यवहारिक अनुप्रयोग से पढ़ाना चाहिए। आज की इस चर्चा में वाकई एक लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया गया है। शून्य के आविष्कार से लेकर 79 के नियम और 79-89 के भ्रम तक, और फ्रैक्शन के रोजमर्रा के उपयोग तक। ये स्पष्ट है कि हिंदी संख्याएं महज गिनने का साधन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक समझ और तार्किक क्षमता का बेहतरीन प्रमाण है। और अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।